ओके। हाँ, हमने ये सीख लिया था कि अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव के बाद में आपको क्या काम करना है, इस WH वर्ड से पूछना मुझे इस पैसेज में ढूंढना क्या है। अफर्मेटिव ढूंढा, इस अफर्मेटिव के बाद में आपको कोई ना कोई टाइम वर्ड मिलेगा 200%। इज इट क्लियर? फिर देखना वाई, वाई मीन्स क्यों, रीजन मिलेगा। अपने अफर्मेटिव के जस्ट बाद में आपको कोई ना कोई रीजन मिलेगा। सबके समझ आ रही है? दूसरा मैटर वेयर, वेयर मीन्स प्लेस, तो आपको अपने अफर्मेटिव के बाद में कोई ना कोई प्लेस मिलने वाला है। इस प्रकार से आप अपने आंसर को बाहर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब प्लेसेस वगैरह है, रीजंस वगैरह, ये आप आराम से वहां ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबके समझ में आ रही है? श्योर? ठीक है। अब इस पैसेज के में एक बड़ी दिक्कत आती है, सर जो स्पेलिंग्स आती है ना, जो एंटोनियम सिनोनियम्स आते हैं, वो बहुत दिमाग खराब करते हैं। या तो वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो अपनी, और वो नहीं हो तो कैसे करें। मैं हल्का सा एक हिंट आपको दे देता हूं। मेरे हिसाब से अगर आप इस पे वर्क करेंगे अराउंड 10 डेज तो जरूर 95% तक आप इसको क्लियर कर पाएंगे। देखो बेटा, उन वर्ड्स को क्लियर करने के लिए वोकैबुलरी होना बहुत कंपलसरी है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कोशिश है कि आप थोड़ा सा हिंट तो उस पर ले ही लें। जैसे अगर हम बातचीत करें ना, तो जो वर्ड होंगे ना बेटा आपके, वो कहीं ना कहीं या तो पहले उस वर्ड की पहचान हमें करनी कि वो वर्ड कैसा है। या तो होगा वो नाउन, या होगा वो एडजेक्टिव, या होगा वो एडवर्ब, और यह होगा फिर वो वर्ब। कुछ ऐसे करके ये क्या होंगे, शब्द होंगे। पहले हमें ये देखना है किस कौन सी ये कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये बात विशेष दिमाग में रखना, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी कैटेगरी का सिनोनियम और उसी कैटेगरी का उसको एंटोनियम चाहिए होगा। वर्ब का कभी भी एडजेक्टिव सिनोनियम एंटोनियम्स नहीं हो सकता। सबके समझ में आ गई क्या? ठीक है। दूसरा मैटर, सबसे पहले इस वर्ब की बात करें तो अगर फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसका आंसर भी लगभग फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर इसमें आईएनजी लगा है तो आंसर भी आईएनजी होगा। इज इट क्लियर? श्योर? देखना गैस, मैंने कहा गो, अब आप उसका केम नहीं बोल सकते किसी भी कंडीशन पे, आपको कम ही बोलना पड़ेगा। मैंने कहा गोइंग, तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट कमिंग ही होगा, कि उसका सेंस है जाते हुए, तो उसका सेंस होगा आते हुए। सबके समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूं? मैंने कहा वेंट, तो आप उसका कम नहीं बोल सकते, वेंट मींस गया, कम मींस आता है, ऐसा नहीं होगा, केम ही बोलेंगे। सबके समझ में आ रही है? तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ओके, इज इट क्लियर? सबके समझ में आ गई क्या? श्योर? अब करते हैं एडवर्ब। इसकी एक सबसे गजब की विशेषता है, इसमें मोस्टली में एलवाई लगा हुआ रहता है। आ गई क्या बात समझ में? तो इसका चाहे एंटोनियम हो चाहे सिनोनियम, वो भी एडवर्ब है तो मोस्टली अराउंड 85% में एलवाई आपको देखने को मिलेगा। सबके समझ में आ रही है? श्योर? एडजेक्टिव, यहां क्या होती है, डिग्रीज होती है बेटा। अब डिग्री की बातचीत करें ना अगर हम, तो डिग्री 3 होती है आपको पता, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जिस कैटेगरी में जो वर्ड है उसी कैटेगरी का आपको सामने वाला वर्ड मिलने वाला है, चाहे वो एंटोनियम हो चाहे सिनोनियम हो। ठीक है? जैसे श्योर? अब देखना, जिसे मैंने कहा गुड, तो इसका बेड ही होगा। यस और नो? सही लिखा है क्या? सही लिखा है? फिर क्या लिख दिया? शाबाश, जाग तो रहे भाई। आगे बात समझ में? अच्छा, मैं नहीं बोलता ना सही लिखा है तो बच्चा पता है यस सर, कीप इट अप, गुड। अब इसमें आवाज नहीं आई, मुझे बहुत खुशी है, बच्चे चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे। इट मींस या तो नींद आ गई थी और या मेरी जो मैं पढ़ा रहा था उसमें बिल्कुल मग्न थे। ये जो पॉजिटिव डिग्री है तो आपको पॉजिटिव डिग्री का ही मिलेगा। कंपैरेटिव, जिसमें ER और मोर लगा हो तो आपका आंसर भी ER या मोर से ही होगा, और अगर EST या मोस्ट लगा हो तो आपके आंसर में भी EST और मोस्ट जरूर लगा हुआ रहेगा। आगे बात समझ में? पहले अपने शब्द को पहचाने और शब्द के अकॉर्डिंग ही आप ट्राई करेंगे तो लगभग 85% आप उसमें अच्छे से कवर कर पाएंगे। सबके समझ आ गई? बाकी ये वर्ड आपके वोकैबुलरी बेस्ड है, जिसकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी है वो उतने अच्छे से इसको कर पाएगा। लेकिन एक बार इस तरीके से ट्राई करेंगे तो ये आजमाया हुआ तरीका है, मोर देन 85% वे में ये अपना वर्क करता है। 15% के लिए मैं फिर भी नहीं बोलता हूं। आगे की बात समझ में? कोशिश करेंगे तो विद इन 10 days एक्चुअली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दीज वर्ड्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में अभी अभी हम जो बातचीत कर रहे थे उसका नाम था टेंस स्विचिंग। इसको विशेष सुनेंगे बेटा। ये बहुत ही एक गजब का वर्ड है, इसीलिए है क्योंकि लास्ट ईयर अपने ही क्लास की एक बच्ची जिसने बहुत सुंदर पेपर किया था, हर एक उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट था, बट शी गॉट अकॉर्डिंग टू मी 71 और 73 मार्क्स आउट ऑफ 100। ऐसा क्या रहा? जबकि उसने पेपर किया, जब हमने नोटबुक्स मंगवाई तो हमें पता चला कि उसके मार्क्स पूरे टेंस स्विचिंग की वजह से कट गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सीबीएस हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे 10th क्लास हो। इंग्लिश राइट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने सभी चीजें लर्न कर ली। इवन टुमारो जब हम क्लास लेंगे उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर देंगे। फिर देखना, आपने कई बार बच्चों को देखा होगा कि बच्चे एक ही बात बोलते हुए नजर आते हैं कि सर मैंने पेपर बहुत अच्छा किया था, बट उसके बावजूद भी मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लग रहा था 97 98 मार्क्स आएंगे, बट आई गॉट ओनली 60 मार्क्स। ऐसा कैसे हुआ? थैंक टू गॉड कि हमने नोटबुक मंगवाई और हमें पता चला कि मार्क्स इस वजह से उस बच्चे के कट गए थे। बच्चे ने मेरे से कहा कि सर आप एक बार इसको चेक करके देखें कैसे नंबर कट रहे हैं। तो मैंने देखा तो उसने हर एक टेंस में जबरदस्त टेंस स्विचिंग कर रखी थी। मैं गारंटी देता हूं, आप पूरे YouTube चैनल पे सर्च कर लेंगे, कहीं पे भी आपको टेंस स्विच का एक सिंगल वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने भी कोशिश करी कि टेंस स्विच पे कितने सारे लोगों ने बच्चों को बताया है, किसी ने नहीं बता रखा। ये पहला ही वीडियो अपलोड होगा जिसमें टेंस स्विच के बारे में भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कितना भी अच्छा लर्न करवाने के बावजूद भी आपके कम से कम 10 to 15 मार्क्स टेंस स्विचिंग के पास में ही पड़े होते हैं। अच्छा सर आपने इतनी देर एक बात बता दी, टेंस स्विचिंग टेंस स्विचिंग टेंस स्विचिंग, व्हाट इज टेंस स्विचिंग? गौर से सुनेंगे। किसी एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा टेंस यूज कर लेना ही टेंस स्विचिंग होता है। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन पास्ट टेंस में आया, आपने शुरुआत पास्ट टेंस से कर दी क्योंकि आपने अफर्मेटिव बनाना सीखा हुआ था। मैंने कहा ना कि आपका टेंस स्विचिंग से पहला ही स्टेप बच जाएगा अगर आप अफर्मेटिव बना लेंगे तो। क्यों अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन का बनाएंगे। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में है तो अफर्मेटिव भी प्रेजेंट में बनेगा, क्वेश्चन अगर पास्ट में है तो अपना अफर्मेटिव भी पास्ट में बन जाएगा। लेकिन बीच में मैं ये ड्रॉप कर गया कि टेंस कौन से टेंस में मेरा क्वेश्चन चल रहा था और मैंने अचानक से क्या कर दिया, उसको प्रेजेंट टेंस में राइट कर दिया। और इसी के साथ में क्या रहा, पहले मैं इसको वो कर देता हूं मोटा, ठीक है अब नहीं बोलेगा। हाँ भाई, तो जैसे ही आपने पास्ट से प्रेजेंट में लिया, ठीक है, और फिर जैसे आपने 2-3 लाइनें प्रेजेंट टेंस में लिखी, अचानक से आ रहा है पास्ट टेंस में राइट करना था, फिर से पास्ट टेंस में राइट कर दिया। अब रिजल्ट क्या होगा? एक बार पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट। सबके समझ में आ गई? दिस इज टेंस स्विचिंग। यहां आपके नंबर इतने बुरे ढंग से काटे जाएंगे कि आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। स्पेशली साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, गिव द नंबर ओनली 0, 0 नंबर दें आप। सबके समझ में आ पा रही है? मैं 2-3 सेंटेंस डाल के दिखाता हूं और आप बोलेंगे हाँ सर ये आपने यहां टेंस स्विच करके देखा है। जैसे सिंगल सेंटेंस है, शी मेड टी एंड गोज टू हर father's home. When she went there, she finds a dog. Which was bought by her father. ये कोई मैं एक डायलॉग लिख रहा हूं, एक चीज लिख रहा हूं किसी एक लड़की के बारे में, लेकिन आप देख पाएंगे ये लाइनें जितनी मैंने सही तरीके से इंग्लिश में राइट करी हैं, टेंस वाइज ठीक है, लेकिन
स्विचिंग जबरदस्त, आप देखना। शी मेड टी, कौन सा टेंस है? पास्ट। एंड गोज टू हर फादर्स होम, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, मुझे अचानक से याद आया, शी व्हेन शी वेंट देयर, जब वो वहां गई, पास्ट सिंपल टेंस। शी फाइंड्स, वो पाती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अ डॉग विच वॉज बॉट, जो खरीदा गया था, पास्ट टेंस। बाकी आगे इससे हमें दिक्कत नहीं, यहां नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। जबकि अलग अलग टेंसेस को देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। शी के साथ मैंने एस और एस भी ऐड किया है, देखो गोल्स भी मैंने ऐड किया है, आगे के बाद समझ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां भरपूर टेंस स्विच है। अब इससे बचने का क्या आइडिया हो सर? ये तो होगा सबके साथ में, क्योंकि अब अपने पास में 10 दिन है, 10 दिन में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैंने अपने बच्चों को बहुत सारा इंप्रूवमेंट करवाया इस चीज में, ट्यूशन या चैप्टर को पास्ट में लर्न करवा के प्रेजेंट में लिखवाया कई बच्चों से। ये सुनो कि आप इसको प्रेजेंट में लिख दें, आपका टेंस स्विचिंग होना बंद हो जाएगा। जितने भी हमारे टेस्ट हुए उनमें सबसे ज्यादा अगर आपके मार्क्स कटे हैं तो मैंने किस चीज में काटे हैं? टेंस स्विचिंग में काटे हैं। इवन मैंने एक्सप्लेन भी किया है। सर एग्जाम में कैसे बचे? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप क्या करते हैं, पेपर राइट करने बैठते हैं, कितना भी लेंदी पेपर हो, एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा उसको 195 मिनट लेता ही नहीं है, 3 घंटे 15 मिनट लेता ही नहीं है, लगभग 2.5 पौने 3 घंटे में लगभग जो उसको अच्छी अच्छी चीजें आने वाली होती है राइट कर चुका होता है। आगे की बात समझ में? श्योर। इसके बाद में लगभग 15 से 20 मिनट तो उसकी बची जाती है, कैसे भी करे चाहे बच्चा, आराम से बची जाती है। फिर एक अच्छा बच्चा क्या करता है, उसको रीचेक करने की कोशिश करता है। मैं सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा रीचेकिंग पे। आप अपने जो भी रीचेक करने बैठते हैं, देखो 2-3 तरीके होते हैं रीचेक करने का। पहला तरीका, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर्स को देखें। जो क्वेश्चन नंबर आपने लिखा है क्या उसका ही आंसर आपने लिखा है क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे लेटर था, तो जहां आपने लेटर राइट किया क्या उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 ही लगा हुआ है क्या? डन। पहले तो क्वेश्चंस को ही चेक करना है, सबसे बड़ा काम तो यही है। इसमें आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। पेपर लिया, क्वेश्चन नंबर 4, मैं नोटिस लिख रहा हूं, हाँ नोटिस है, डन। इट मींस मैंने सही काम किया है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे नोटिस ही चेक होगा मेरा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस क्रम में वो लिखते हैं वही क्रम देते जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने नोटिस राइट किया तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंबर 1 पे पैसेज है, वो पैसेज को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। सबके समझ आ रही है? श्योर। तो पहले तो ये देख लिया। दूसरा, अब आप क्या करेंगे, पूरी नोटबुक को पढ़ेंगे? बिल्कुल गलत बात। दूसरा, जो भी आपने राइटिंग पोर्शन राइट किया है, चाहे वो आपका लेटर हो, चाहे आपका नोटिस हो, कोई भी हो, कहीं कोमा फुल स्टॉप वाली वो दिक्कत तो नहीं आ रही ना इसमें? आगे बात समझ में? ये वाली चीज आप देखेंगे, लाइनिंग वगैरह वाली, सबके समझ में आ रही है? ठीक है। अब मेजर चीज है टेंस स्विच को कैसे देखूंगा मैं, देखना एक झटके में निकाल आएंगे आप। मैं आपको वापस से मेरे पॉइंट पे लेके आता हूं, ठीक है? हाँ, जब आप इनको देखेंगे तो आपने लिखा तो पहले से बहुत तरीके से लिखा होगा, तो मैं इसमें टेंस स्विचिंग कैसे देख पाऊंगा? मुझे हर बार कोमा पे, हर बार कनेक्टर पे और हर बार फुल स्टॉप से आगे के 3 वर्ड्स देखने हैं, क्योंकि आप पूरी नोटबुक को दोबारा पढ़ेंगे तो आधा घंटा चाहिए बेटा। और अपनी आंखें अपनी गलती कभी नहीं निकाल पाती है, मेरी गारंटी है। अपनी आंखें अपनी गलती बहुत कम निकाल पाती हैं, दूसरा व्यक्ति भले ही कमियां निकाल दे, ठीक है? तो आपको 3 ही वर्ड देख रहे हैं, गौर से सुनेंगे। टेंस स्विचिंग खत्म। सबसे पहले देखा सब्जेक्ट वर्ब, मतलब आपको 3 चीज देखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद में आपको एच भी देखनी है और फिर एम भी देखनी है। यहां एच भी है नहीं अपने प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के पास में, मतलब 2 ही चीज देखनी है। मैंने जिस टेंस में स्टार्ट कर दिया, कोशिश रहे मेरा पूरा काम उसी टेंस में हो। सबके समझ में आ रही है? सेकेंड फॉर्म कनेक्टर आया, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस, नो, यहां सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी, यस और नो। आगे की बात समझ में? फिर फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप से आगे मैं फिर 3 वर्ड देखूंगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला। सब्जेक्ट लिखा, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सही चल रहा मेरा। आगे बात समझ में? क्यों मैंने अपना क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में स्टार्ट किया था, आई मीन टू से पास्ट टेंस में स्टार्ट किया था। आगे देखा, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस, नो 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 नो, सेकंड फॉर्म फाउंड। आगे के बात समझ में? श्योर। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि टेंस स्विच हो गया, आपने वर्ड राइट कर दिया तो उसको बार बार कट करेंगे तो मार्क्स नहीं कट होंगे क्या? मैं कट करने का तरीका बताता हूं आपको। अ डॉग विच वॉज पास्ट टेंस, अब सही हो गया। मुझे 2 जगह गलतियां समझ में आई कि मैंने 2 जगह टेंस स्विच कर दिए। सबके समझ में आ रही है?
अब करना क्या है, इसको आपको क्या करना है, केवल एक लाइन ही खींचनी है इसके ऊपर, या 2 लाइन खींचनी है, बस फिनिश। मुझे लग रहा है 2 लाइन ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है, आपको 2 ही लाइन इसके ऊपर क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, खींचनी है। सबके समझ आ गई? इसके अलावा इसके ऊपर लाइन नहीं खींचनी। और यहां आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अच्छा सर ऐसा, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ये तो मैंने इसको राउंड कर दिया इसलिए अजीब सा लग रहा है, अदरवाइज आप देखेंगे तो एकदम बिल्कुल सही लगेगा। मैं इसको इरेज करके दिखाता हूं, ठीक है। मैंने लिखा था फाइंड, लिखा था ना फाइंड्स, ये मैंने लिखा, 10 स्विचिंग हो गई। मैंने ये किया, ये किया, और मैंने लिखा या तो यहां ये यहां फाउंड, बस क्लियर, दैट्स ऑल। सबके समझ आ गई? ये दिखेगा भी नहीं कि आपने गलत किया है। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं बेटा, इसको गलत भी इतने गलत तरीके से करते हैं ना कि चेक करने वाला का जी खराब होने लग जाता, तो उल्टी आने लग जाती। पेन को यूं पकड़ने बजाय यूं पकड़ते हैं, गलत गया काम से। उनके एक्सप्रेशन कुछ यूं होता है ना जिसका मर्डर करने पे लग रहे हैं, तेरी तो ऐसे करके उसको पूरा ये करके मैं बता रहा हूं आपको, एंड में ये रिजल्ट आता है कि 7वें नंबर का पेज भी ऐसे बोलता है, मारे डाला। पूछोगे 6 पेज में तो तलवार घुस चुकी होगी, और 7वां पेज भी यूं करके बैठा था। तो यहां तो अंधा चेक करने वाला अंधा भी हो ना, पूरा साफ, बिल्कुल साफ, 24 कैरेट अंधा, वो भी पता है क्या करेगा, बेटा इसको इतना बुरे ढंग से चेक क्यों काटा है, हाथ का इशारा बोल देगा। पेज बोर्ड है यार, देख लेना आप। सबके समझ आ रही है? कर लेंगे 10 स्विच को इंप्रूव। कैसे करना है, 3 ही वर्ड देखना है हर कनेक्टर के बाद में, हर फुल स्टॉप के बाद में 3 वर्ड देखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। 10 स्विचिंग फिनिश। सबसे पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाते आप उसी रूट पे उतर जाएंगे। सबके समझ आ गई क्या? श्योर। तो आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद में आपको देखना है जिस रूट पे आप उतरे थे उसी पे आपको राइट करना है। अब एक क्वेश्चन है मेरा कि सर कुछ चीजें हमें ऐसी भी राइट करनी होती हैं जो हम एनसीईआरटी की बुक्स में से एज इट इज राइट करना चाहते हैं। बेटा वो लिखना बहुत अच्छा होता है राइटिंग स्टाइल, उसको कैसे लिखें? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टाइगर किंग वॉज अ स्मॉल बॉय, जब एक छोटा सा लड़का था, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रोफेट, क्या प्रोफेट करी थी उसने, क्या भविष्यवाणी करी थी? दैट ही विल बी द किंग ऑफ किंग्स, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, करी थी। श्योर। वॉरियर्स, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। तो यहां तो विल भी लिखना चाह रहा हूं मैं इसको पास्ट में कैसे लेके जाऊं सर? सिंपल आइडिया, जो भी कोटेशन लिखना चाहते हो उसको लिख दो, पूरे कोटेशन को इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दो, बात खत्म। आगे की बात समझ में? श्योर। चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और पूरी बातचीत जो टेंस में लिखना चाहो उसमें लिखो, और वापस से इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दो, टेंस का रोल ही खत्म। सेम एज इट इज एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइंस है। देखो सर कितना अच्छे से राइट कर दिया, और उसको बोलने का पढ़ने का मजा भी डबल हो गया। सबके समझ आ रही मैं क्या बात बोल रहा हूं? जो भी आप अगर एज इट इज लिखना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दें उसको, ये तो और भी गजब का तरीका माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो टेंस का पीछा नहीं छोड़ें। क्या सबके समझ में आ गया क्या? श्योर। ठीक है, अब आती है अपने पास में रिपोर्ट। ये बच गई थी एक, है ना? बहुत ही इजी तरीके से लर्न करवाता हूं। सबसे पहले इसका जो भी टाइटल होगा ना, वो टाइटल आप लोग डाल देंगे, ठीक है? जैसे टाइटल लिखने का स्टाइल तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, टू डेज बेबी गर्ल was found. Is it clear? फिर लिखेंगे रिपोर्टेड बाई, और फिर जो भी आपको एक्सप्लेन किया आपका नाम, वो आगे के बात समझ में। जैसे आपको कहा हुआ है कि यू आर रमेश शर्मा द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, तो आप लिख देंगे रिपोर्टेड बाय रमेश शर्मा द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास 12th, जो भी है लिख देंगे। उसके बाद में आपने लिखा चौमू कॉमा और डेट कौन सी रहेगी, 4 मार्च।
सही। और उसके बाद में आप क्या कर देंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात है, हम सर शुरुआत कैसे करें। ये रिपोर्ट लिखना सबसे इजी वर्क है बेटा। आपको सबसे टफ लग रहा होगा, मैं बता रहा हूं सबसे इजी है। मैं आपको 4 रिपोर्ट बताता हूं और चारों रिपोर्ट के हिसाब से आप राइट कर देंगे। और आप ऐसे बोलो सर इससे पहले हमने रिपोर्ट को लर्न कर रखा था, बस किसी चीज को यूज करना आना चाहिए। रिपोर्ट आपने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स देखी होंगी, फर्स्ट कंडीशन सभी पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट आएंगी वो कल क्या हुआ उसको आज आप पढ़ रहे हैं। 12 बजे रात को 12 बजने से पहले पहले जो घटनाएं होती थी वो न्यूज़पेपर में छपी और आज हम उसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, यस्टरडे। आगे की बात समझ में, शुरुआती कहां से करेंगे, कब घटी घटना, यस्टरडे। क्या हुआ, इस चीज को दोबारा लिखेंगे, यस्टरडे, या ए लिख दो। 2 days बेबी गर्ल वॉज फाउंड, कहां पाई गई, नियर इंदिरा कॉलोनी जयपुर। जो भी आप एड्रेस डालना चाहिए, कोई फिक्स नहीं, जो भी आप लिखेंगे वो डन हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है, श्योर, ओके। अब पाई गई, कहां पाई गई, आपने एड्रेस डाल दिया, कब हुई, कल। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो आपका टाइटल उसको दोबारा से राइट करेंगे। सबके समझ में आ रही है, ठीक है, कहां, प्लेस, और उसके बाद में क्या हुआ, इस चीज का आप दोबारा से वर्णन करेंगे। अब मैं समझाता हूं कैसे करना। सबसे ज्यादा पूछा जाता है रोड एक्सीडेंट पे और या फिर किसी फंक्शन पे। विशेष गौर करना बेटा, फंक्शन मैं बोल रहा हूं, आप देखेंगे पेपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा इस क्लास का महत्व है। अभी नहीं आ रही बात समझ में, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ही गौर से सुनना है। ये क्लास में बोल रहा हूं बेटा, रिकॉर्ड भी हो रही है। सबके समझ में आ रही है, मैं मेरे शब्दों से बदल नहीं सकता, बदलूंगा भी नहीं। आप जो पेपर देंगे, पेपर देखते बोलेंगे थैंक यू एमपी सर, क्या गजब, उस दिन 3.5 घंटे आप गरजे थे, पेपर भी आज वैसे गरज रहा है। ये रिकॉर्ड हो रही है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, सबके समझ में आ रही है, ठीक है। आप जो भी फंक्शन वाले हैं ना, जैसे आज से पहले आपने पैराग्राफ बनाया होगा, जैसे एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट किया है स्कूल में और उसके ऊपर लिखा भी होगा आपने, सेम एज इट इज आपको राइट करना है। देखना कैसे, मैं से मान लेता हूं, एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड, सही, रिपोर्टेड बाय चौमू, और उसके बाद में डेट, यस्टरडे एन एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन, फिर स्कूल का नाम कहां हुआ और अब उसमें हुआ क्या क्या, देखना गौर से। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फिर आप टाइमिंग डालेंगे कि 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट हुआ। श्योर, सबके समझ में आ रही है मैं क्या बात हूं। एवरी स्टूडेंट केम इन ड्रेस, सभी स्टूडेंट किस में आए, ड्रेस में आए, यूनिफॉर्म में आए, प्रॉपर यूनिफॉर्म। चीफ गेस्ट वॉज मिस्टर, और फिर अपने अपने पापा का नाम लिखना है, क्योंकि अपने पापा से बढ़ के कोई चीफ गेस्ट नहीं हो सकता इस वर्ड में। सबके समझ आ गई क्या, किसी नेताजी का, किसी बड़े अधिकारी का नाम नहीं लिखना, अपने लिए ईश्वर और सबसे बड़े अधिकारी अपने पापा ही हैं। आगे की बात समझ में, श्योर, अपने अपने पापा का नाम लिखना, चीफ गेस्ट वो थे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चीफ गेस्ट आ गए तो गार्लैंड्स गिफ्ट करेंगे, यस और नो, डायरेक्टर सर, या फिर इसको पैसिव में बनाओ, गार्लैंड्स वर गिफ्टेड बाय डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर। फिर पैसिव बनाओ, वेलकम सॉन्ग वॉज संग बाय सम गर्ल्स, कुछ गर्ल्स के द्वारा वेलकम सॉन्ग भी गाए गए, ठीक है। मेनी परफॉर्मेंस आल्सो परफॉर्म्ड बाय अदर स्टूडेंट्स लाइक डांसेस, ड्रामाज, और यू कैन से सिंगिंग, काफी सारे आप चीजें इसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम यू कैन से रिफ्रेशमेंट वॉज आल्सो सर्व्ड, रिफ्रेशमेंट भी सर्व किया गया। आगे के बात समझ में, एंड मेनी स्टूडेंट्स गॉट ट्रॉफीज फॉर डिफरेंट विनिंग, अलग अलग विनिंग के लिए, लाइक बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, आ रही बात समझ में, 100% अटेंडेंस अवार्ड। इसको जितना ज्यादा आप इलेबरेट करके राइट कर सकते हैं उतना आप इसको क्या करेंगे, सुनील, जितना ज्यादा आप उसको इलेबरेट करना चाहते हैं उतने छोटे छोटे सेंटेंस, इजी स्पेलिंग लिखें। मैं फिर बोल देता हूं, इजी स्पेलिंग, छोटे सेंटेंस आपको ज्यादा नंबर दिलवाएंगे, बशर्ते ज्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में बड़ी स्पेलिंग आप मिस्टेक करेंगे, कोई मैटर नहीं निकलेगा। इज इट क्लियर, छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो इट मींस कोई भी एनुअल फंक्शन है ना, उसको अपने दिमाग में डाल दें। अब देखना कैसे, मैं इसको चेंज करवा के दिखाता हूं, कितनी सारी आपको रिपोर्ट्स लर्न हो गई। आपके स्कूल में एनसीसी कैंप सेलिब्रेट किया गया तो भी सेम चीज,
क्योंकि ऐसे चीफ गेस्ट वगैरह ऐसे आए, बस उसमें क्रेडिट्स वगैरह की एक आधी लाइनें अलग डालनी है। आपके स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया, सेम डिट्टो, यस और नो। आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, कोई भी सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन, दीपावली सेलिब्रेशन, कुछ कुछ उस फेस्टिवल से रिलेटेड एक आधा सेंटेंस आपको बीच में ऐड करना है। सबके समझ आ गई क्या? अब अगर एक्सीडेंट कहा जाए तो यस्टरडे अ सीरियस एक्सीडेंट वाज हैपेंड, कहां हैपेंड? नियर, जो भी जगह है उसके पास में। तो आपने बचपन में एन एक्सीडेंट का निबंध तो पढ़ा ही होगा, आगे के बात समझ में। अ बस वाज कमिंग विद वेरी हाई स्पीड फ्रॉम सीकर, या कोई भी एक प्लेस का नाम दे देंगे, एंड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन अ बाइक राइडर और यू कैन से ट्रक वाज आल्सो कमिंग विद हाई स्पीड। खूब आपने बचपन में एन एक्सीडेंट का निबंध पढ़ा है, उसी को थोड़ा इलेबरेट करके आपको क्या करना है, इसमें राइट करना है। सबके समझ आ गई क्या? क्या सर उसी को राइट करने के बाद में हमें ये सब चीज अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा आर्ट दिखाना है। जैसे कम से कम 3 से 4 सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस के राइट करने हैं, और पैसिव वॉइस के राइट करना बहुत इजी। जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता कि प्रिंसिपल सर एंड डायरेक्टर सर गिफ्टेड गार्लैंड्स टू चीफ गेस्ट, सही। अब मैं गार्लैंड्स को पहले बोल दूंगा तो अपने आप पैसिव वॉइस बनेगा, देखना। गार्लैंड्स वर गिफ्टेड, आगे की बात समझ में। मैंने कहा सम गर्ल्स सेइंग वेलकम सॉन्ग, अब मैं इस वेलकम सॉन्ग को पहले बोल दूं तो पैसिव वॉइस बनेगा, देखना आप, यस और नो। वेलकम सॉन्ग वाज संग बाय सम गर्ल्स, आगे की बात समझ में। कोशिश करें ऑब्जेक्ट को पहले बोलने की, अपने आप से क्या पैसिव वॉइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस अगर 3 से 4 सेंटेंस होंगे, बहुत गजब का काम रहेगा। और रिपोर्ट में लास्ट के 2 सेंटेंस जो आपको नरेशन में राइट करने हैं। जैसे प्रिंसिपल सर सेड, प्रिंसिपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अपने एनुअल फंक्शन था, ठीक है। क्या बोलेंगे? अरे कुछ बताओ, सही भूल गया। और इसमें प्रिंसिपल सर सेड टुमारो विल बी हॉलीडे। बच्चे कितने खुश होते हैं हॉलीडे से, ये बच्चे बॉडी है, टुमारो विल बी योर हॉलीडे। बच्चे खुश हो जाएंगे, भाग जाएंगे बिना मिठाई लिए। छुट्टियां तो अंधेरे में भी देते ना इस बच्चों को। टुमारो क्या सर छुट्टी है? नहीं नहीं नहीं, कल तुम्हारा टेस्ट है। पहले जोड़ती छुट्टी है। इसके बाद में जो भी आपके वर्ड हैं, जैसे मान लो ब्लड डोनेशन कैंप पे आपने लिखा, तो ब्लड डोनेशन इज अ वेरी गुड वर्क। आप जो भी अपने हिसाब से वर्क डालना चाहे वहां डालेंगे और उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। आगे की बात समझ में। श्योर। प्रिंसिपल सर ने क्या कहा या चीफ गेस्ट ने क्या कहा? चीफ गेस्ट सेड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, दैट्स ऑल। इन्वर्टेड कॉमास, फिनिश। सबके समझ आ गई कि मैं क्या बात कर रहा हूं? एक्सीडेंट हो गया तो क्या बोलेंगे? आई विटनेस सेड इट वाज अ सीरियस एक्सीडेंट आई हैव एवर सीन। मैंने आज तक देखा ना उससे सबसे ज्यादा ये क्या था, सीरियस एक्सीडेंट था। पुलिस इंस्पेक्टर सेड वी आर डूइंग इंक्वायरी, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। आगे बात समझ में? श्योर। सबके समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूं? श्योर। ऐसे करके आप क्या करेंगे, 2 सेंटेंस नरेशन के भी डालेंगे और उसके बाद में एक पूरा पेज भरने की कोशिश करेंगे। जितना लेंथी लिखने की कोशिश करेंगे उतना उसको एलिब्रेट करेंगे। सबके समझ में आ गई क्या? आपको लर्न कौन कौन सी करनी है? एक कोई भी, जैसे टुडेज बेबी गर्ल वाज फाउंड, तो ऐसे मान लो कि 2 किलो सोना मिला, बस। इसके अलावा कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ऐसे सर कल हमें पेन मिला, रिपोर्ट लिखो। ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखनी। आगे बात समझ में? कल सर हमें 2 पागल कुत्ते मिले, अरे बात समझ। ऐसे तो मैं बोलूँ घर से रवाना और तो 2 सांड बिड़ते हुए मिले, ये तो ना लिखेंगे यार। को मिल गया तो मिल गया भाई, अब उसमें कहाँ दिक्कत है? मुझे लगा आज पता नहीं क्लास कैसे होने वाले, सांड कैसे बिड़ रहे। मैं बच गया, एक उधर भागा एक उधर भागा, मैं बीच में से निकल के आ गया। और सोचो अगर गड़बड़ हो जाती तो क्लास के लिए बच्चे वेट करते हैं और एक सिंग में एक पार्ट चला जाता, एक सिंग में एक पार्ट चला जाता। ठीक है, कर लेंगे आराम से। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वेलरी शॉप पे रॉबरी या बैंक रॉबरी, एक बार इसको भी देखेंगे। तो एक जब वो करेंगे तो रॉबरी है, डकैती, वो सभी आप उसी से रिलेट करते हुए कर सकते हैं। कोई भी एक फंक्शन का और कोई भी एक एक्सीडेंट का, ऐसे करके 4 ही आपको ये देखनी है। आगे की बात समझ में, और उन्हीं से रिलेट करते हुए आप क्या कर देंगे, उस पर राइट कर देंगे। इज इट क्लियर? लिखने का तरीका सबको पता चल गया? ठीक है, अब हम लेते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, सबसे गजब की चीज। आगे की बात समझ में, डायरेक्ट 6 नंबर इससे मिलेंगे। इज इट क्लियर? देयर आर ओनली 5 पोएम्स, 5 पोएम है।
और पांचों पोएम में से कोई भी दो स्ट्रेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको सबसे अच्छा लगे। मुझे पता आपको पूरी पोएम बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न है, इवन आपको उनके राइटर्स के नेम भी, पोइट्स के नेम भी लर्न है। जैसे माई मदर एट 66 कमला दास, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स, श्योर, कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुदा, रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट और आंट जेनिफर टाइगर एड्रिन रिच। एक बार इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 स्टेप्स में हम इसको फिनिश करेंगे। पहला है रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है, सीधी सी बातचीत है। These lines have been taken from the poem, poem का नाम composed by poet's name। आगे बात समझ में, पोएट का नाम लिखना सबके पास लिखी हुई है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आएगा कॉन्टेक्स्ट। रेडी? कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? शुरुआत यहां से करेंगे, इन द पोएट wants to say या टेल। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बेटा? गौर से सुनेंगे, अपने मन से लिखने की कोशिश करेंगे। मैं फिर बता दूं, 12th क्लास में ज्यादा नंबर इस बात के मिलेंगे कितना सीखा। मैंने सीखा वो मैं लिखूंगा। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं बेटा, डोंट वरी। कोशिश रहे साफ लिखने की और छोटी और प्यारी स्पेलिंग लिखने की। शो ऑफ वहां नहीं करना है, दादागिरी तब दिखाएंगे जब खूब अच्छे मार्क्स आएंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। 3.25 घंटे बहुत विनम्रता से जितने प्यारे वर्ड्स मुझे आते हैं वो लिखने के होता है। सबके समझ में आ रही है? ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कम शब्दों में बड़ी बातचीत बोलना। जैसे मैं कल स्कूल में नहीं आया, बच्चों ने पूछा सर कल आप स्कूल नहीं आए थे, तो मैंने कहा बेटा मैं कल मूवी देखने चला गया था। सर मूवी कौन सी थी? तो मैंने कहा कि जो मूवी थी वो उरी मूवी थी, या मैंने कहा 12th फेल मूवी देखी। अब मेरे से पूछा सर 12th फेल मूवी किसके बारे में थी? तो मैं बताऊंगा कि एक मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, जिन्होंने जो पढ़ने में बिल्कुल वीक थे, 12th में फेल हो गए थे, बाद में वो 3rd डिवीजन आए, एक बिल्कुल जीरो स्टूडेंट कैसे आईपीएस बनता उसके ऊपर थी। तो आपकी एक बात समझ में आ गई, जीरो स्टूडेंट ने बहुत अच्छी वर्क हार्ड की होगी और फिर आईपीएस ऑफिसर, जो बहुत ही आप बोल सकते हैं अनबिलीवेबल थिंग थी वो। आगे बात समझ में? अब अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो बात खत्म। लेकिन आपके समझ में आ गई कि एक कोई अच्छी कहानी थी, एक ऑटोबायोग्राफिकल कंसेप्ट था, किसी एक व्यक्ति की खुद की जीवन की कहानी थी। सबके समझ आ गई? मैंने एमएस धोनी मूवी देखी, क्या था सर इसमें? एमएस धोनी के पूरे जीवन की इसमें पूरी कहानी थी, दैट्स ऑल। कैसे वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, कैसे जॉब लगने बाद में ड्रॉप कर दिया, व्हाटएवर द रीजन, ठीक है। लेकिन आपके समझ में आ गई। मैंने कहा उरी मूवी देखी, सर किसके बारे में थी? फौजियों के बारे में। मैंने एक वर्ड कहा फौजियों के बारे में, काफी सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर कर गई। सबके समझ में आ रही है? मैंने कहा एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के जीवन की पूरी कहानी थी, तो आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। वैसे इसमें 2-4 वर्ड ही डालने हैं। तो आगे बात समझ में, किस पैराग्राफ में मैं किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, या पोइट किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। सबके समझ में आ गई? जैसे मान लो कि कीपिंग क्वाइट वो 3 वार्स वाली बात आए, तो तुरंत क्या बोलेंगे आप लोग? इन दीज लाइन्स द पोइट वांट्स टू से अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। आगे बात समझ में? स्टार्टिंग की लाइन्स आ गई तो कीप क्वाइट करने के लिए बोल रहा है कि हमें स्टिल रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। फिर मोमेंट्स, कुछ ही मोमेंट्स के लिए, कुछ ही क्षण के लिए, मोमेंट्स के लिए। इज इट क्लियर? सबके समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एक्सप्लेनेशन। क्या? अच्छा, इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ना, वो यही एक बच्चा करता है, क्योंकि वो सबसे पहले एक्सप्लेन लिखता है और फिर नेशन की स्पेलिंग डालता है। वो कैसे लिखेगा? EXPLAIN। वो आई यहां नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता है। EXPLANATION ये होता है एक्सप्लेनेशन का। मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं, और हम सबसे पहले चे की सी को कर बैठते हैं कि आ जाओ भाई साहब, क्योंकि एक्सप्लेन करके नेशन लगाया होगा उसने, आगे बात समझ, एशन लगाया होगा, मैं उसको गलत कर दूंगा। आगे के बात समझ में? ठीक है, श्योर। इसमें जो आपका पैराग्राफ उसके आप क्या कर देंगे, जो भी आपके एक्सप्लेन आपके दिमाग में आ रहा है वो राइट कर देंगे। अगर नहीं आ पा रहा है तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा हर एक चैप्टर की समरी,
वो समरी राइट कर दें इसमें, और भी कुछ नहीं होता, तो कि उसमें लगभग सभी चीजें जो आप बोलना चाहते हो उसमें आ जाएंगी। इज इट क्लियर? समरी का पेज सबके पास में, आप एक बार उसको देख के आए, इवन मैं भी उसको लर्न कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद में आती है क्रिटिकल। अच्छा, ये वो वाली चीज है बेटा, अगर ऊपर वाले मामले में आपके हल्की फुल्की मिस्टेक्स भी रही होंगी तो ये आपकी उसमें घाटा पूर्ति कर देंगे। क्रिटिकल कमेंट्स क्या होते हैं? इस पोएम में आपको एक्स्ट्रा क्या चीज समझ में आई, तो मुझे जो समझ में आई आप सभी पोएम्स में इसको राइट कर सकते हैं। ये तीनों जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं ये आप मेरे साथ साथ में बोलते जाएंगे, ये लर्न होना जरूरी है, क्योंकि आप किसी में भी इनको राइट कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा क्यों, पहले मैं इसको राइट कर देता हूं। पहला जो आप पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे द rhyme scheme of this poem या स्टैंजा इज, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज वेरी इजी और सिंपल, जो भी आपको अच्छा लगे। थर्ड पॉइंट है द पोइट wants to convey क्या a sound message through this poem। हाँ बेटू, पोइट लिख दिया क्या? ठीक है, पोएम रेडी। हाँ, ये किसी पास नहीं लिखी हुई तो इसको जरूर राइट करें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटो, हाँ वो भी राइट करें, राइम स्कीम नहीं हो तब भी, ठीक है ना। जैसे ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, श्योर, अभी वो भी बताऊंगा मैं। क्रिटिकल कमेंट्स क्या है? द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ऑफ दिस स्ट्रेंजर इज। राइम स्कीम सबको निकालने आती है, नहीं भी आती तो मैं इसको बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर राइम स्कीम नहीं होगी तो आप क्या राइट करेंगे? पहले राइम स्कीम निकालना सीखेंगे तब समझ में आएगी, ठीक है। ओके, द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज वेरी इजी एंड सिंपल। बहुत इजी लैंग्वेज थी, इसीलिए तो पूरा समझ में आ रहा है। सबके समझ आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूँ? लैंग्वेज इजी थी तभी तो पोएम समझ में आई, तभी तो मैंने एक्सप्लेन किया है। और लास्ट में है द पोइट वांट्स टू कन्वे अ साउंड मैसेज थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के थ्रू अपना पोइट कोई साउंड मैसेज हमें देना चाहता है, क्यों कोई भी पोएम बिना मैसेज के नहीं होगी। सबके समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूं? अब बात करते हैं राइम स्कीम की। राइम स्कीम कैसे निकालेंगे? जैसे एक 10th क्लास की पोएम है, मैं उसको राइट कर देता हूं आपके सामने, ऊपर से इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, ठीक है। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अच्छा, लगभग ये समझ में तो आ ही रही होगी मेरे हिसाब से राइट, और नहीं भी आ रही तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहेंगे। इज इट क्लियर? नहीं, नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे राइम स्कीम क्या होती है। राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। क्या होता है? तुकबंदी। सर अब ये समझ में नहीं आ रही तुकबंदी क्या होती है?
तुकबंदी होती है, जैसे मैं जहां जहां दोहे बोलूं, जहां जहां मैं कोई गाना बताऊं, उसके लास्ट वर्ड पे आपको फोकस करना है, जहां जहां मैं फोकस कर रहा हूं। जैसे रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटका, ये छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जाए, ये ठीक है। ओके, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर है, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर है। श्योर, ठीक है। माटी कहत कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोई। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि सबका लास्ट वाला वर्ड एक ही जैसा, यही तो बंदी होती है। अब गाने पे लेते हैं, कर गई कर गई कर गई, मर गई मर गई मर गई, ई पिछले महीने की 26 को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, 26 को दर्द डिस्को। आगे वाला अंतरा, चाहूं अब ये मैं किस किस को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, को ये क्या था, ये राइम स्कीम थी, ये तुकबंदी थी। तो आगे बात समझ में, अब कौन बोल रहा है व्हाई दिस कोलैबोरेटिंग, इसमें कौन सी, इसमें राइम स्कीम नहीं है, जो आगे की बातचीत आएगी। ये व्हाई दिस कोलैबोरेटिंग तगड़ा याद आ रहा है यार अभिषेक आज। ओके, हाँ भाई, इट मींस इस स्टेंजा में भी हमें क्या करना है, लास्ट वाले वर्ड को ही देखना है। अब जो भी लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो साउंड आएगा, उसको हम ए नाम देंगे। मैंने कहा क्रो, तो मैंने ए नाम दिया, इसको नाम दिया ए। अब अगर ऐसा ही नाम आए, ऐसा ही साउंड आए, तो हम वापस ए देंगे, और डिफरेंट आएगा तो बी देंगे। हमने दिया बी। क्रो स्नो किससे मैच करा है, ए से, तो हमने दिया ए। और मी टी ई, तो हम क्या बोलेंगे बी। इट मींस इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी। अब हम पता कैसे लगाएंगे, ए बी सी। अब डी नहीं आए तो क्या है, इन तीनों में से एक से जोड़ा बना ले तो राइम स्कीम है, और अगर जोड़ा नहीं बन पाया तो राइम स्कीम नहीं है। तो क्या सर सभी पोएम राइम स्कीम होती है, नो इट्स नॉट कंपलसरी, सभी में राइम स्कीम नहीं होती है। तो जिनमें नहीं हो उनका क्या करें, तो इस लाइन को चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम एज, इसको मैं यहां राइट कर देता हूं, ठीक है। द पोएम इज ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा बेटा, जब राइम स्कीम नहीं होगी तो ब्लैंक वर्स होगी या फ्री वर्स होगी, कि इसमें राइम स्कीम नहीं दी हुई है, ये फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है। सबके समझ में आ गई क्या, श्योर। क्या रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया क्या, पक्का, ठीक है, श्योर, ओके। अब आते हैं पॉइंट पे अपने, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, देख कहां थे हम। अच्छा, अब अपने आगे इस पे रिलेटिव प्रोनाउन, कितना हो पाएगा क्या, और हो जाएगा, जब नाराज हो गया इतना हो पाएगा कि सर अब हम परेशान हो गए, खूब सारा टाइम हो गया, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, ग्रामर पे आ गए। जो क्लोजेज हैं 12th क्लास में सबसे ज्यादा बार और लगभग मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन ही पूछा जाता है। ये इंडेक्स जो है अगर आपको लर्न रहेगी तो आप आराम से क्या कर पाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को पूरा कर पाएंगे। पहले क्या हुआ करता था, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ रहता था, 3 ऑप्शन दिए हुए रहते थे, एंड यू हैव टू सेलेक्ट जस्ट ओनली सिंगल वन, आपको एक कोई सेलेक्ट करना होता है। लेकिन अब पिछले 2 साल से ऐसा नहीं करके 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करवाया जाता है। जिसको ये इंडेक्स लर्न है वो सेंटेंस को भी कंबाइन कर पाएगा 200%। देखना कैसे, पहले इसको लर्न कर लेते हैं। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सभी आप क्या मानेंगे, ब्लैंक स्पेसेस हैं। ये सभी क्या हैं, ब्लैंक स्पेसेस है। सॉरी देखो कहां लगा दिया मैंने, ये सभी क्या हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं। सबके समझ में आ रही है, ठीक है। ये देखो ये सभी क्या है, ब्लैंक स्पेसेस है। तो हमें क्या करना है, पहले मैं ये इंडेक्स लर्न करवा रहा हूं, इसको इंडेक्स को लर्न करना है। इससे पहले वाला और इसके बाद वाले वर्ड को देखना है। बस यही वर्ड डिसाइड कर देंगे हु का प्रयोग होने वाला है।
होम का होने वाला है, हुज का होने वाला है, वेयर, व्हेन, विच जो भी है, सबके समझ में आ रही है? ठीक है। यदि ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले इफ वी गेट नाउन और प्रोनाउन, इज इट क्लियर? या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो बट रिलेटेड बाय पर्सन, ये पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए, व्यक्तियों से संबंधित होना चाहिए, नाउन भी और प्रोनाउन भी। अच्छा, नाउन कैसे होगा? नाउन में इस होता है नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जो भी नाम होगा ना वो नाउन है। सबके समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूं? तो नेमिंग किसके, जैसे मैंने कहा महेंद्र, हाँ ऐसा लगता है किसी व्यक्ति का नाम है। आपको ऐसे बोलना नहीं सर हमारे तो कुत्ते का नाम है, हमने महेंद्र ही निकाल रखा, बताओ आप क्या कर लोगे? हाँ कर ले, उसमें कहाँ दिक्कत है। जैसे कई नाम होता सुल्तान, हमारे हमने कुत्ते का नाम ही सुल्तान निकाल रखा है, हो जाए तो उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन बेसिकली ये नाम इंसानों का होता है। मैंने कहा मॉनिटर, अब कौन बोल रहा है कि सर हमारी जितनी भैंस है उनमें एक जो सबसे गजब की भैंस है उसका नाम ही मॉनिटर निकाल रखा है। ऐसे नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी इंसानों में मॉनिटर होगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फादर है, सन है, ये जो भी हैं ये सभी व्यक्तियों से संबंधित नाउन है। प्रोनाउन कौन से होगी? तो आपने प्रोनाउन इंडेक्स जरूर पढ़ी होगी, आई मी, माई, माई सेल्फ, वी आर सेल्व्स, उसमें इट वाली लाइन हटानी है। सबके समझ आ गई? तो यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्तियों से संबंधित नाउन या व्यक्तियों से संबंधित प्रोनाउन मिले तो हु, हुम और हुज तीनों ही बराबर की दावेदारी करते हैं। तो सर फिर यूज किसका होगा? आगे वाला वर्ड डिसाइड करेगा। जैसे यदि ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले व्यक्तियों से संबंधित नाउन या प्रोनाउन आए तो हु, हुम और हुज ये तीनों ही मेरे माइंड में आए। बट इफ आई गेट जस्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आफ्टर ब्लैंक स्पेस, अगर ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आए तो मैं इसको क्या कर दूंगा? हु का यूज करूंगा। ठीक है। यदि ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले व्यक्तियों से संबंधित नाउन या प्रोनाउन आए और इसके जस्ट बाद में भी प्रोनाउन आए, अब की बार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं आई थी, तो हम किसका यूज करेंगे? होम का। और यदि इसके जस्ट बाद में नाउन आए तो मैं यूज करूंगा होम का। मींस तीनों में डिफरेंस हो गया, आगे दोनों सेम है, बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो हु का, प्रोनाउन है तो होम और नाउन है तो हुज। सबके समझ आ गई क्या? श्योर? ठीक है। आगे एकदम इजी है। वेयर किसके लिए पूछा जाता है? प्लेस के लिए। तो ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले अगर प्लेस आए तो वेयर का यूज करना है। विच, एनिमल्स और थिंग्स नेम आए तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। बाद में चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। उसके बाद में व्हेन, तो पहले या बाद में यहां मिलता है हमें टाइम वर्ड। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, आप इसको ट्राई करेंगे। अरे बस, हाँ ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले क्या आया है? काउ। बाद में नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, किसका यूज होने वाला है? विच का। आगे बात समझ में। लेकिन यहां होता बॉय। अब करो आप, देखो प्रोनाउन आया तो हम किसका प्रयोग करेंगे? होम ही बॉट, जिसको उसने क्या कर लिया है? खरीद लिया है। आगे की बात समझ में? श्योर? सबके समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूं? ठीक है, ओके। यदि ब्लैंक स्पेस से पहले ये वाले वर्ड आए और बाद में ये वाले वर्ड आए तो इनका हम यूज करते हैं। डेट का एक अलग यूज है। ये हु, हुम और विच, इन तीनों के स्थान पे इसका क्या करता है? खुद का स्थान ले लिया करता है। इसका खुद का कोई रोल नहीं होता। लेकिन इसके पर्टिकुलर 3 रूल हैं तभी ये प्लेस लेगा। पहला रूल है, यदि ब्लैंक स्पेस से पहले द ओनली द सेम मिले तो उसमें डेट का ही प्रयोग होगा। देखना कैसे? ही इज द ओनली बॉय, ये ब्लैंक स्पेस है, आई सो। अब आप देखेंगे इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो यहां होम का प्रयोग होना है, लेकिन जब भी हु, होम और विच का प्रयोग हो रहा हो तो आपको थोड़ा रुकना है, क्यों? वहां डेट का प्रयोग भी हो सकता है। हमने देखा कि यहां होम का प्रयोग हो रहा तो थोड़ा रुका, और मैंने देखा द ओनली आया है तो मैं इसमें किसका यूज कर दूंगा? दैट का यूज कर दूंगा। जबकि अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स यहां किसका यूज होने वाला था? होम का यूज होने वाला था। सबके समझ में आ गई क्या? ठीक है। आगे वाला है, यदि
ब्लैंक स्पेस से पहले द ईएसटी या द मोस्ट मिलता हो, इट मीन सुपरलेटिव डिग्री मिलती हो, तो भी दैट का होगा। देखना कैसे, इसका द ओनली के बजाय मैं बेस्ट लिख दूं। मैंने लिखा ही इज द बेस्ट बॉय आई सो, प्रयोग हुम का हो रहा है, लेकिन यहाँ यूज किसका होगा, दैट का होगा। सबके समझ में आ गई क्या? श्योर। आगे चलते हैं। तीसरा इसका रूल है, यदि ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले पर्सन प्लस एनिमल या पर्सन प्लस थिंग मिले, या तो एक व्यक्ति के साथ में एक जानवर होगा या एक व्यक्ति प्लस एक वस्तु होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। देखो, राम एंड हिज डॉग, श्योर, दैट हैड लॉस्ट। आगे कुछ भी आए, हमने देखा डॉग के अकॉर्डिंग विच का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन विच का प्रयोग आते ही मुझे पता चला दैट का प्रयोग भी हो सकता है अगर उसके साथ में एक व्यक्ति होगा। आ गई क्या बात समझ में? श्योर, सबके समझ में आ गई क्या? ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। गजब की बात, आ रही बात समझ में? ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिसको ये इंडेक्स याद है उसके रिलेटिव प्रोनाउन कभी गलत हो ही नहीं सकते। आ गई क्या बात समझ में? क्यों नहीं हो सकते? अब देखते हैं आगे, ठीक है। इनको मैं ऐसा के सर ने देता हूं और यहीं मैं इनको इरेज करके और दूसरे एग्जांपल देता हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और जैसे 2 साल से पूछे जा रहे हैं। श्योर, क्या इंडेक्स सबके समझ में आ गई? ओके, अब लेते हैं आगे। ठीक है, अब गौर से देखेंगे वो एग्जाम्पल जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन जिसको इंडेक्स याद है वही अच्छा कर पाएगा। गौर से सुन लेंगे इस बात को, ठीक है। आई कट अ ट्री, माय फादर प्लांटेड इट, एक और सॉरी और इसमें आपको दिया है विच। और इसमें देगा हुज। ठीक है, दोनों एग्जांपल से सीखते बेटा, ठीक है। हाँ, विच का प्रयोग करना है और दोनों सेंटेंस को ऐड करना है। देखना अपने जितने भी टॉपिक्स हैं सभी ऐड करवाने वाले हैं, चाहे फ्रेजल वर्ब ले लें, चाहे सिंथेसिस ले लें, चाहे जो भी है अपने जितने भी कनेक्टिव्स हैं सभी जोड़ने वाले हैं। सिंपल बात है, आपने कितनी इंग्लिश सीख ली, जोड़ना चाहे तोड़ना। इज इट क्लियर? ठीक है, कोशिश ये रखनी है कि इसका यूज आप इस फुल स्टॉप के स्थान पे करें। सबके समझ आ गई कि मैं क्या बात बोल रहा हूं? और यहां लिखने के बाद में अपने इंडेक्स से पूछे क्या मैंने जो लिखा वो सही है। जब मैं एक बार यहां विच लिख के देखता हूं और यहां विच लिख के देखने के बाद में मैंने ट्राई किया कि विच का जो मेरी इंडेक्स बोलती है वो मामला सही है क्या। कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, एक को मैंने विदा कर दिया था, वो गया तो काफी मरोड़ में था, बट मैं बता दूं, ठीक है ना। लेकिन उसने कितना नुकसान कर लिया उसको पता है नहीं, उसको ऐसा लगता मुझे पूरा लड़ना है। 5-7 बच्चे और नजर में आ रहे हैं, मैं थोड़ा तरीके से भेज दूंगा बेटा, ठीक है ना। मुश्किल से 20-25 मिनट की क्लास है, आप आराम से लें और तरीके से जाएं। हाँ, विच यहां लिखा। अब देखते हैं क्या विच से पहले ट्री, एनिमल्स और थिंग्स नेम, डन। लेकिन यहां प्रयोग करने के बाद में ओके, फिर क्या करना है, जो इस विच से पहले वर्ड आया है उसी को डिनोट करता हुआ आगे एक प्रोनाउन होगा बेटा, उसको आपको क्या करना है, हटाना है। सबके समझ में आ गई क्या? देखते हैं, माय फादर है क्या? नहीं। प्लांटेड है क्या? नहीं। इट है, ये इट इस ट्री के लिए आया है। सबके समझ में आ गई? इट मींस मुझे क्या करना है, इसको
हटाना है तो मैं इसको हटा दूंगा। अब मेरा सेंटेंस क्या बना, आई कट ए ट्री विच माई फादर प्लांटेड, ऐसे करना है। दोबारा मेरा कंसेप्ट सुनेंगे, इसको पहले वाले सेंटेंस के बाद में या पहले वाले सेंटेंस में उस जगह ऐड करना है जो अपनी इंडेक्स बोलती है। आगे बात समझ में, और उससे आगे वाले सेंटेंस में से उस वर्ड को हटा देना है जो इससे ठीक पहले वाले वर्ड को डिनोट करता हो। देखना कैसे, हुज का प्रयोग मैं उस जगह करूंगा जिससे ठीक पहले कोई नाउन आया हो, वो भी किससे रिलेटेड, व्यक्तियों से। तो ये रही वो जगह, देखो आई नहीं है, आई तो सब्जेक्ट है। आ रही बात समझ में, हेल्प अ बॉय, ये रहा, मैंने हुज लिखा यहां, आगे की आवाज समझ में। लेकिन हुज लिखने के बाद में मेरा सेंटेंस क्या इंडेक्स सही बोल रही, क्या सही है, नहीं गलत हो गया, क्यों, इसके बाद तो नाउन होना चाहिए। तो अभी एक चीज हटानी भी है मुझे, कौन सी, अभी हटानी इस बॉय से रिलेट करने वाली चीज। देखो ये रही हिज, तो मैंने जैसे इसको हटाया और मेरा सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। क्या रहा, आई हेल्प अ बॉय हुज फादर इज आर इंग्लिश टीचर। इज इट क्लियर। दोबारा कंसेप्ट सुनेंगे, इसका नॉर्मल है। अगर ये इंडेक्स आपको लर्न है तो आपको करना क्या है, उस जो भी आपको कनेक्टर दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिया गया है, उसको आप क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस के बेसिकली फुल स्टॉप पे लिखेंगे। ठीक है, हाँ, फिर क्या करना है, आगे वाले सेंटेंस में से उस वर्ड को हटाना है जो इस WH वर्ड से पहले क्या हो गया हो, आया हो। आगे के बात समझ में, हमेशा उस आगे वाले सेंटेंस में से उस वर्ड को हटाते ही आपका सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर। क्या रिलेटिव प्रोनाउन सबके समझ में आ गया क्या, घर पे आप ट्राई करेंगे और जो भी आपके डेस्क वर्क वगैरह में उसमें ट्राई करेंगे, एकदम क्लियर होगा। इज इट क्लियर। अब लेते हैं हम कनेक्टर्स, एक झटके में पूरे कनेक्टर्स और लगभग लास्ट टॉपिक। आगे की बात समझ में, श्योर। ये देखो, अब तो हो ही नहीं पाएगा, बुरा मान गया कि भाई, अरे बड़ा हो जा भाई, बच्चों को जरूरत है अभी। ठीक है, अब लेते हैं हम कनेक्टर्स, एक हल्का सा कंसेप्ट और फिनिश, शायद 5 मिनट का काम है। कंजंक्शन बोलो मत आप बोलो कनेक्टर। और कनेक्टर होता है दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करने वाला। मैं फिर मेरे वर्ड्स को बोलता हूं, दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करने वाला मीन्स मुझे दोनों सेंटेंस या तो अलग अलग मिलेंगे या उन दोनों सेंटेंस में से कुछ चीजें डिफरेंट मिलेगी, उन दोनों को जोड़ने का काम ही मुझे करना है। इज इट क्लियर। सेम चीज को नहीं जोड़ना। सबके समझ आ रही है, श्योर। जो अपनी मैग्नेट होती हैं उसके भी सेम जो पोल्स आप नहीं जोड़ सकते, पता है, कितनी भी कोशिश कर लो सेम चीज जोड़ने की जरूरत नहीं, वो जुड़ी हुई है ऑलरेडी। आगे की बात समझ में, श्योर। ठीक है, अब अलग अलग क्या चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है सब्जेक्ट अलग, या हो सकता है वर्ब अलग, और यह क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट अलग। सबके समझ में आ रही है, श्योर। या तो पूरा सेंटेंस अलग होंगे दोनों, या सब्जेक्ट अलग होगा, या वर्ब अलग होगी, या ऑब्जेक्ट अलग होगा। सबके समझ में आ रही है। केवल 3 सेंटेंस पे पूरे कनेक्टर्स हम एक साथ सीखने जा रहे हैं। कनेक्टर्स कौन कौन से अपने सिलेबस में वो देखते हैं। पहला है अपना एंड, दूसरा अपना बोथ एंड, तीसरा है ईदर और, चौथा है नीदर नॉर, उसके बाद में है नॉट ओनली, बट ऑल्सो, उसके बाद में है दो या
ऑल्दो, यट या बट, सो, दैट, और एक है टू टू, टू टू। हाँ भाई, बस 5 मिनट में लर्न हो जाएगा बेटा, क्योंकि हम इनको ग्रुप में बांटने वाले हैं। 3 सेंटेंस लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कैसे होंगे। मैं पहले सेंटेंस राइट कर देता हूं। पहला है राम प्लेज अ मैच, सीता प्लेज अ मैच। श्योर? इसमें आपको एक अलग ही चीज दिख रही होगी। किस चीज में डिफरेंस है? राम प्लेज अ मैच, ही वॉचेज अ मैच। किस चीज में डिफरेंस है बेटा? क्लोज द डोर। और थर्ड है राम प्लेज फुटबॉल, he plays क्रिकेट। अब किस चीज में डिफरेंट है? डिफरेंस है ऑब्जेक्ट में। बस क्लियर? अब देखना, सबसे पहले लेते हैं एंड। बात एक ही होगी, जहां अलग वहीं कनेक्ट। इज इट क्लियर? अभी अलग क्या क्या है? केवल सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा जब एक ही कनेक्टर है तो दो के बीच में लगा देंगे। मैंने लिखा राम एंड सीता प्ले। प्लेज नहीं, क्योंकि प्लेज कब लगता है? जब सिंगुलर होता है। राम और सीता प्लूरल हो गए, तो राम एंड सीता प्ले क्या? अ मैच। सबके समझ में आ गई? ठीक है। यहां लिखेंगे जो अलग है उसके बीच में, राम प्लेज एंड वॉचेस अ मैच। देखो राम ही एक ही बात है, अ मैच एक ही बात है। जो अलग है उनको लिखना, बाकी सेम लिखना। दोबारा लिखेंगे राम प्लेज एंड वॉचेस क्या? अ मैच। अब अलग क्या है? फुटबॉल और क्रिकेट। राम प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट। सबके समझ आ गई? अब लेते बोथ एंड को। अगर दो के ग्रुप में अगर आपके पास में कनेक्टर्स आए तो पहले वाले अलग से पहले पहले वाला कनेक्टर और दूसरे वाले से पहले दूसरे वाला। देखते हैं कैसे करके देखते हैं। पहले सब्जेक्ट अलग है तो हमने लिखा बोथ, राम एंड सीता प्ले अ मैच। राम बोथ प्लेस एंड वॉचेस अ मैच। राम प्लेस बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। डन? इधर और वही बात, इधर राम और सीता प्लेस अ मैच। आगे बात समझ में? इसको करके देखेंगे। राम इधर प्लेस और वॉचेस अ मैच। राम प्लेस इधर फुटबॉल और क्रिकेट। सबके समझ में आ गई? वैसे आप निधर का करेंगे और वैसे क्या करेंगे? नॉट ओनली। एक बार नॉट ओनली का और देख लेते हैं। नॉट ओनली राम बट आल्सो सीता प्लेज द मैच। ठीक है? राम नॉट ओनली plays but also watches a match. Ram plays not only football but also। सबके समझ आ गई क्या? जहां अलग है वहीं कनेक्ट करना है। सबके समझ आ गई क्या? ठीक है। ये तीनों ही क्या होता है? अपोजिशन में आते हैं बेटा। कैसे अपोज करते हैं? जैसे एक सेंटेंस है, ही इज पुअर। ये आया हुआ क्वेश्चन बेटा। He is honest। इसमें आपको दो, although, but और yet कोई सा भी दे सकता है। दो although आए तो शुरुआती दो although से करनी। Is it clear? कैसे लिखोगे? दो या although एक ही बात है। दो he is poor, honest, या तो ऐसा लिख सकते हैं या he is honest ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही माने जाएंगे। Is it clear? लेकिन वो but और yet आए तो उसको लिखना यहां। आगे बात समझ में आ रही है?
अगर मैं बट लिखूंगा तो देखना ऐसे बनेगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये सबसे अच्छा है। फिर भी ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, उल्टा लिख दिया मैंने सेंटेंस। श्योर, ठीक है। लेकिन अगर आप यट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहां एक कॉमा जरूर लगाएंगे। आगे की बात समझ में, यट लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे, बट लिखेंगे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो दो आप शुरुआत में लिखेंगे। आ रही बात समझ में? पहचानेंगे कैसे? दोनों सेंटेंस आपस में अपोज करते हुए रहेंगे, देखना आपकी खुद की फीलिंग रहेगी। मैं बोल के दिखाता हूं, वह बहुत तेज दौड़ा बट, तो देखना पॉजिटिव बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में नेगेटिव ही आ रहा होगा हमेशा। आ रही क्या बात समझ में? तो क्या, ठीक है, हार गया। अच्छा, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी यट, तो क्या पास हो गया? देखना मैं जो बोल रहा हूं जस्ट अपोजिट आपके दिमाग में बातचीत आ रही। अपोजिशन में होगा तो बट और यट, यट से पहले कॉमा, बट से पहले कॉमा की जरूरत नहीं। दो ऑल दो आप शुरुआत में लिख सकते, फुल स्टॉप के स्थान पे आप कॉमा लगा देंगे। तीनों लर्न हो गए, ठीक है। अब बात आती है सो दैट और टू टू। बहुत इजी है, एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, इसके साथ में ये क्लास लगभग फिनिश हो जाएगी। इज इट क्लियर? इसको इरेज कर दें, ठीक। ठीक है, ओहो, हम्म, हाँ भाई, दो सेंटेंस है, दोनों में क्लियर हो जाएगा। सो दैट है 200%, टू टू में हमें इसको चेंज करना है। टू टू है तो हम क्या कर देंगे, इसको सो दैट में चेंज करेंगे। एक कंसेप्ट है, दोनों क्लियर होंगे। हमने लिखा ही इज टू वीक, इसके प्लेस पे आप लिखेंगे टू। श्योर। अब आपको क्या करना है, कैन नॉट और कुड नॉट तक सेंटेंस को हटा देना है। पता कैसे चलेगा? देखना, इज आएगा ना तो कैन नॉट आएगा, वो जाएगा तो कुड नॉट आएगा, वहां तक हटा ही देना है सेंटेंस को, बाकी सेंटेंस को राइट कर लेना है। बन गया सेंटेंस। सबके समझ में आ गई क्या? सो के प्लेस पे आपको टू राइट करना है, एडजेक्टिव को राइट करना है, दैट के स्थान पे आपको टू राइट करना है, कैन नॉट कुड नॉट तक सेंटेंस को हटाना, बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा। सबके समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसको करके देखते हैं। मैंने लिखा राम इज, टू के बजाय सो पुअर दैट, 1 मिनट प्लीज। फिर आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस, ओ सॉरी, जो दिया गया सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लिखेंगे। जैसे अगर यहां सीता होता तो शी, माय फादर ही, माय ग्रैंडफादर ही। ओके, मैंने लिखा ही। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, और पास्ट है तो कुड नॉट। अभी क्या लिखे हैं, कैन नॉट। मैंने लिखा कैन नॉट, और उसके बाद में जो है आगे वाली पूरी कहानी ऐसे कैसे, कैन नॉट बाय ए न्यू बाइक। देखो फुल स्टॉप पहले से लगा हुआ था। आगे की बात समझ में, मतलब टू टू से सो दैट और सो दैट से टू टू आप आराम से बना सकते हैं। क्या कनेक्टर सबको लर्न हो गए क्या? दोबारा एक ही लाइन में कनेक्टर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंजंक्शन नहीं बोल के कनेक्टर बोलेंगे। कनेक्ट करने वाला ही कनेक्टर होता है। कनेक्ट हम हमेशा अलग अलग चीजों को करते हैं।
वाई, वाई और वाइल। हाँ, कुछ ऐसे कनेक्टर हैं जैसे वाइल हैं, या फिर हैं एज एज हैं, सो एज हैं, ठीक है। हाँ, वेर एज है, काफी सारे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। हाँ, वाइल का प्रयोग करेंगे के दौरान के सेंस में। कैसे करेंगे? शी वॉज टीचिंग हर मदर वॉज कुकिंग फूड। श्योर। और वाइल का प्रयोग करवाया, तो आप कैसे लिखेंगे? शी वॉज टीचिंग वाइल हर मदर वॉज कुकिंग फूड। मतलब जब उसके मम्मा खाना पका रहे थे उस दौरान वो क्या कर रही थी? कोशिश ये रखें वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखने की कोशिश करें, रखने की कोशिश करें। आगे बात समझ में? ये हैं, ये डिग्रीज के हैं। जैसे सेंटेंस लिखेंगे ऑटोमेटिकली आप इसका जैसे सो दैट करना वैसे इसका यूज करना, आपको ये काफी इजी है बेटा। आगे बात समझ में? श्योर। एक बार ट्राई करेंगे और फिर भी कुछ बच जाए तो कल वाली क्लास में इसको हम आराम से देखेंगे। इज इट क्लियर? मैं एक बार वापस से पूरे पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं, ओनली 2 से 3 मिनट में। इज इट क्लियर? ओके, अभी तक हमने जो देखा है ना, हाँ, हमने सबसे पहले लेटेस्ट देखे, हो गए कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में नोटिस, उसके बाद में उसके, हाँ, एक ही बोले बेटा, ठीक है। उसके बाद में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, पैसेज, उसके बाद में क्लॉजेज, उसके बाद में कंजंक्शन, और क्या बच गया भाई आज? हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए ना। टेंस स्विचिंग सबसे इंपॉर्टेंट, और टेंस स्विचिंग पे जिसने वर्क किया है कल मेरी क्लास वही बच्चा लेगा जिसकी टेंस स्विचिंग में बहुत ज्यादा पकड़ है, या फिर जिसको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से लर्न करना है। आगे बात समझ में? क्योंकि कल की क्लासेस में हम पूरा क्या करने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी मैं समरी, जो भी आपको मैंने राइट करवा रखा है, मैंने बहुत सारा वर्क कर रखा बेटा उस पर। मैंने ये भी कर रखा है, दीज आर कीवर्ड्स, ये आपको छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये आपके बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं। सब कैसे समझ में आ रही है? ठीक है। वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और इसी की वजह से ऑनलाइन भी काफी सारे बच्चे इसको क्या कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। सबको मेरे हिसाब से क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। और घर पे जाके इसको आराम से देखेंगे। इज इट क्लियर? श्योर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 1 मिनट। प्रदीप, प्रमोद, जाना नहीं बेटा, ये बुलाओ बेटा, कैलाश सर को बुलाओ, देख क्या बोल रहा था। सेव करना पहले इसको।